हेलो गाइस, दिस इज मॉड जीरो। वेलकम टू अनदर वीडियो। चलो भाई, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है। ऊप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है और ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है यार। ठीक है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि व्हाई ऊप्स इज यूज्ड। ठीक है। इससे इसको लाया ही क्यों गया, इससे पहले क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था हमें। तो यार सबसे पहला प्रॉब्लम है ना कि डेटा वॉज स्कैटर्ड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक सिनेरियो है, अपने को स्टूडेंट की डिटेल तो स्टोर कैसे करेंगे यार। लेट्स से रोल नंबर का एक अलग एरे बनेगा, मार्क्स का अलग एरे बनेगा, एंड लेट्स से नेम्स, तो नेम्स का एक अलग एरे बनेगा। और लेट्स से कोई एक फंक्शन बनाना है हमें, लेट जैसे कि ठीक है, इस तरह के फंक्शन लाइक क्रिएट रिजल्ट, कैलकुलेट परसेंट और गेट टोटल मार्क्स। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बट ये फंक्शंस किसको बिलोंग करता होगा, इन वो है स्टूडेंट को। बट यार अपने को ना कोड लेवल पे, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे इसको हम एज अ कॉमन ग्राउंड ट्रीट नहीं कर पा रहे थे कि रोल नंबर अलग अलग इम्प्लीमेंट हो रहा था, यहाँ पर क्रिएट रिजल्ट्स और ये कैलकुलेट परसेंट, ये सारे चीजें अलग इम्प्लीमेंट होती थी। किसी भी तरीके से ये इस चीज का पार्ट नहीं बन पा रहा था। ठीक है। फिर ऊप्स ने क्या किया, यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम क्या था कि हम इन डेटा और इन फंक्शंस को सिमिलर एंटिटी के अंदर ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। इसलिए हर चीजें अलग अलग क्रिएट हो रही थी। और ये है बात। ठीक है। तो सी लैंग्वेज क्या है, दिस इज प्रोसीजर ओरिएंटेड। ठीक है। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी यार, इसमें कोई क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट नहीं होते थे। इसमें हमेशा इस तरीके से अलग से क्रिएट करना पड़ता था, इंट रोल नंबर, ठीक है, इंट मार्क्स, और इस तरीके से अलग अलग क्रिएट होते थे। और ये पूरा कोड बेस ना मैनेजेबल नहीं था। क्यों? बिकॉज हर चीज, तो ऊप्स ने बस यही चीज को सॉल्व कर दिया कि ऊप्स ने बोला कि ठीक है, तुम्हें एक बॉक्स चाहिए ना, जिसमें जिसमें डेटा और उसके कोरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस एक साथ हम एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट कर पाए। तो ऊप्स ने बोला ठीक है, ये जो बॉक्स है ये मैं देता हूँ और इसको मैं बोलूंगा क्लास। और यार तब से क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। रियल वर्ल्ड एंटिटी। पहले क्या होता था, हर चीजें बिखरी थी एंड वी वर नॉट एबल टू रिलेट टू एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है। जैसे कार, कार का इंजन अलग है, इंजन का इम्प्लीमेंटेशन अलग है, और ये जो व्हील्स हैं, व्हील्स का इम्प्लीमेंटेशन अलग है। तो ये चीजें कंबाइन नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसने बोला मैं देता हूँ आपको क्लास, आप क्लास के अंदर लिखो आपके वेरिएबल्स एंड डेटा और उसके कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शंस, और ये चीजों को एज ए सिंगल एंटिटी ट्रीट कर ले। ठीक है। तो हमने दो प्रॉब्लम देखा, या डेटा वॉज स्कैटर्ड, दूसरा ये था कि अपन को रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिलेट नहीं हो पाता था विदाउट ऊप्स। थर्ड ये भी प्रॉब्लम था यार सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी में क्या है, जस्ट लाइक आपने एक एरे बनाया हुआ है विच इज मार्क्स, और यहाँ पे हर हर स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर है इस तरीके से। बट कोई कल को ये भी कर सकता है, बट ये क्या ये अलाउड है? दिस इज नॉट अलाउड, नेगेटिव मार्क्स इज नॉट अलाउड। बट स्टिल यार कोई भी वैलिडेशन का पार्ट नहीं था यार, विदाउट सेटिंग एनी वैल्यू। ठीक है। तो ये जो वैलिडेशन का पार्ट नहीं था, हम कोई कोई सा भी डेटा जाके सेट कर देता था। ठीक है। एंड दैट वाज अ सिक्योरिटी इशू। ठीक है। कोई भी चीजें कंट्रोल्ड नहीं थी। ठीक है, कंट्रोल्ड नहीं थी। तो ऊप्स ने क्या सोल्यूशन दिया, एक्सेस स्पेसिफायर का। ठीक है। उसमें अलग अलग हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर बता सकते हैं कि ये पब्लिक रहेगा या फिर प्राइवेट रहेगा, ताकि हम कंट्रोल कर पाए कि कौन सा डेटा कितना अवेलेबल है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। एंड और भी इसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जस्ट लाइक कोड डुप्लीकेशन की। अगर सिमिलर एक बार हम कोड लिखें तो हमें बार बार डुप्लीकेट करना पड़ता था, बिकॉज इनहेरिटेंस नहीं था। ठीक है। तो चलिए ये आगे चल के देखते हैं। अभी तो हमने तीन यूज केस देखिए कि ऊप्स लाया किस ले गया। ठीक है। तो अब चलते हैं यार। फिर और एक जरूरी बात कि मैंने भी जो ये कंटेंट लिया है, मैंने भी ये कुणाल कुशवाहा के ऊप्स वन वाले वीडियो से लिया हुआ है, क्योंकि मैं भी यही देख के सीख रहा हूँ। एंड जस्ट फॉर दैट आई एम क्रिएटिंग अ वेरी शॉर्ट रिविजन नोट्स काइंड ऑफ वीडियो। ठीक है। बिकॉज अगर इंटरव्यू से पहले यार अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज इतने डिटेल में देखें, विच इज अराउंड 2 hours ऑफ वीडियो। ठीक है। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ समरी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर कोई बोले हमें टू स्टोर द डेटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है। मेरे को रोल नेम और मार्क्स लेना था, तो हम इस तरीके से कुछ क्रिएट कर देंगे विच इज एन एरे। लेकिन ये प्रॉब्लम वही है यार कि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ये तीनों अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटी है। हमको चाहिए क्या था, हमको तो स्टूडेंट का डेटा चाहिए था।
तो इसी को एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करना है तो हम क्या करेंगे यार, वी विल क्रिएट क्लास। तो इस तरीके से यार क्लास बन जाएगा। क्लास के अंदर हम लोग अपना डेटा वेरिएबल्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, स्टूडेंट विल बी अ बॉक्स जिसके प्रॉपर्टीज होंगे रोल नंबर। तो अभी कोई भी एक बोलेगा कि स्टूडेंट, तो हर स्टूडेंट का ये 3 एंटिटी या ये 3 प्रॉपर्टी होगा ही होगा। सो स्टूडेंट हम बोलने से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया है। क्योंकि इंट क्या था, दिस इज प्री डिफाइंड, स्ट्रिंग इज प्री डिफाइंड, फ्लोट इज प्री डिफाइंड। बट हमें खुद का एक डेटा टाइप बनाना था सो दैट वी कैन स्टोर द वैल्यूज इनटू इट। तो उसका सॉल्यूशन है क्लास, सो दैट वी कैन क्रिएट अवर ओन डेटा टाइप। ठीक है, तो क्लास क्या है यार, वो एक सिर्फ टेम्पलेट है। जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो ये सारा कॉमन कॉमन चीजें शेयर करेंगे। ठीक है, तो क्लास विल बी जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट जिसका यूज करके हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक यहाँ क्या लिखा है, क्लास इज अ लॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट। ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल रियलिटी, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही है जो यार हीप में स्पेस ऑक्युपाई करता है। इस इज सेम एग्जांपल कि स्टूडेंट क्लास बन गया, उसके कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। और ये जो हमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिया यार, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 3, और इसमें कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे दी कि रोल नंबर 14, नेम कुणाल, मार्क्स 87.9 एंड जस्ट लाइक द सेम फॉर ऑब्जेक्ट 2 एंड 3। तो ये जो ऑब्जेक्ट ये जो आपका एक्चुअल वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताएगा कि उसको कौन कौन से वैल्यूज चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्रिएट करते हैं, नॉट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं एंड वी पुट वैल्यूज ऑन टू दैट, जो भी स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया हुआ है क्लास से। ठीक है, तो एक और एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज अ डॉट ऑपरेटर। अब जैसे ये स्टूडेंट क्लास है और इसके 3 ऑब्जेक्ट बने हैं। ठीक है, और मुझे अगर बोलना है कि obj1 मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, 14। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट 1 का रोल नंबर देखना है, सो आई विल डू obj1 डॉट रोल नंबर। तो ये किसको पॉइंट करेगा यार, ये पॉइंट करेगा 14 को, बिकॉज इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने 14 स्टोर किया हुआ है। दिस इज अ सिमिलर एग्जांपल फॉर अ रोल नंबर थिंग। ठीक है, फिर यार आगे देखते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो बन गया अपना क्लास जो कि एक सिर्फ टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है। जो इंट होता है, इंट क्या होता है अपना, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो हम अगर इंट वैल्यू स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, इंट ए इक्वल टू 5 ऐसे ही करते थे। यहाँ पे तो होता था अपना डेटा टाइप, यहाँ पे होता था नेम और यहाँ पे होता था वैल्यू। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैंने क्या बताया था कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप पहले आता है। ठीक है, जस्ट लाइक इंट, हमने खुद का एक डेटा टाइप बनाया है। तो स्टूडेंट का डेटा टाइप और ये हो गया उसका वेरिएबल नेम। ठीक है, स्टूडेंट 1। तो ये जो पार्ट है दिस इज ओनली अ डिक्लेरेशन, जस्ट लाइक हमने क्या किया हो, इंट ए, बस वी हैव नॉट असाइंड एनी वैल्यू। ठीक है, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ चीज यहाँ पे हुआ। जब हम इक्वल टू के आगे कोई वैल्यू देते हैं तो ये वाला जो वैल्यू है ये एक्चुअली मेमोरी में स्टोर होता है। तो हम लोग देखते हैं यार कि हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको हम लोग कैसे मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है, दैट इज अ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग एक नया मेमोरी क्रिएट करते हैं ऑन हीप। तो यहाँ पे यही एक क्वेश्चन है कि अगर ये स्टूडेंट इस तरीके से हम डिक्लेयर किए तो ये पॉइंट किसको कर रहा होगा। देखो ये वाला दिस इज प्रिमिटिव और ये जो है दिस इज अ रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, ये वाला स्टोर होता है हीप में और ये वाला स्टोर होता है स्टैक। ये स्टैक और हीप का डिफरेंस मैंने जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज चेक इट आउट। तो ये पॉइंट किसको कर रहा होगा यार, हमें हमें क्या मिलता है, दैट इज नल। तो ये किसी को ही पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, जब हम स्टूडेंट 1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करते हैं, नाउ दिस क्रिएट्स अ मेमोरी। ठीक है, तो ये जो न्यू कीवर्ड है ना, ये जाके मेमोरी में, आई मीन हीप में एक मेमोरी क्रिएट करता है और इसकी वैल्यू स्टोर करता है। तो दिस इज डायनामिकली एलोकेट्स मेमोरी एंड रिटर्न्स द रेफरेंस टू इट। तो रेफरेंस मतलब इसका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे, वो एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो स्टूडेंट 1 एक्चुअली इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। तो ये होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक वाई, बिकॉज इट इज हैपनिंग एट रन टाइम। जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है एट द मेन टाइम, ये वाला हो जाता है अपना कंपाइल टाइम में, जिसको हीप की जरूरत है, ये होता है रन टाइम में। ओके, ये कुछ कोड सैंपल है। जस्ट लाइक स्टूडेंट क्लास, ये हो गया वेरिएबल नेम। न्यू स्टूडेंट किया, दिस विल क्रिएट अ मेमोरी ऑन हीप, क्रिएट अ मेमोरी ऑन हीप। और जब हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं
तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि दिस विल रिटर्न अ रेफरेंस टू इट, मतलब स्टोर हो रहा होगा इसका जो एड्रेस होता है वो वो इसके अंदर स्टोर होगा, कुणाल के अंदर जो वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो बट क्या जावा क्या है, सिक्योर लैंग्वेज है, सो वो डायरेक्ट एड्रेस नहीं देता है, ठीक है। सो इट इज जस्ट ब्यूटिफाइंग इट इस तरीके से, एंड दिस इज समथिंग विच इज अ हैश कोड। तो इसको समझ लो यार, कोई एक वर्चुअल एड्रेस ही है इस ऑब्जेक्ट का। तो जिस तरीके से हम ये डॉट ऑपरेटर बताया था, तो कुणाल डॉट रोल नंबर, ठीक है। अब जब हम लोग ने तो कोई कुछ भी चीज असाइन नहीं किया, ठीक है। स्टूडेंट में क्या स्टोर था, बट हमने ना यहाँ पे कुछ भी चीजें असाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो रोल नंबर क्या था, इंट, इंट का डिफॉल्ट होता है 0। मार्क्स का भी इंट था तो उसका डिफॉल्ट होता है 0। जो नेम स्ट्रिंग है वो हो जाता है नल, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आउटपुट आया डेट इज 0, बिकॉज डेट इज डिफॉल्ट वैल्यू। जब हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पे यार सेट ही नहीं किया, तो उसमें हमेशा डिफॉल्ट वैल्यूज ही आएगा, ठीक है। मार्क्स फ्लोट था इसलिए 0.0 आया। तो अब आगे देखते हैं कि अब वैल्यू सेट कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ने यार एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपना, अब उसके अंदर हम लोग डेटा फीड करेंगे। तो फीड करने के लिए क्या होता है, जैसे गेट अगर हमें करना है कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, तो हम कुणाल डॉट RNO करते थे प्रिंट के अंदर, ठीक है। बट अब अगर हम लोग को सेट करना है तो उसी मेमोरी में जाके हम सेट करेंगे। ये जो 13 है ये उठ के यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। ये हो गया नेम में स्टोर, ये हो गया मार्क्स में स्टोर। अब जब हम प्रिंट करेंगे, यू कैन सी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डेटा फीड हुआ, अब प्रिंट कर रहे हैं। सो अब आया अपना एक्चुअल रिजल्ट जो हमने स्टोर किया था। और इसमें एक बात है यार कि अगर हमने स्टूडेंट डिफाइन कर दिया है कि उसमें रोल नंबर नेम और मार्क्स ही होगा, तो हम भाई रन टाइम में ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कुणाल डॉट सैलरी इक्वल टू कुछ कुछ भी नंबर ले लिया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जावा जो है डेट इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। एक बार कंपाइल टाइम में जो स्ट्रक्चर फिक्स हो गया, डेट कैन नॉट बी चेंज। बट पाइथन क्या है, पाइथन इज अ रन टाइम, सॉरी इट इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, उसमें पहले से कोई भी टाइप डिफाइन नहीं रहता। सो वी कैन डू। बट यार अब ये देखो कि अगर मैंने ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो बना लिया, बट मुझे 100 वेरिएबल्स क्रिएट करना है, मतलब 100 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या यार मैं इस तरीके से बार बार एक एक वैल्यू को स्टोर करता रहूंगा, अ वेरी हेफ्टी टास्क, ठीक है। इसी का जो सॉल्यूशन था, ठीक है, तो चीजें बहुत गेट रिपीटेटिव हो जा रही थी। तो हम लोग ने सोचा कांट वी ऐड ऑल वैल्यूज एट वंस, कि अगर मुझे 100 इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना है और अगर मुझे 100 बार लिखना पड़े, डेट इज नॉट गुड, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन था डेट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नाम से क्या पता चल रहा है यार कि इट इज यूज टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। अब वो समथिंग क्या है, डेट इज एन ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर ना एक फंक्शन ही है, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल फंक्शन। कब एग्जीक्यूट होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहें। तो ये डिसाइड करता है यार कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सो व्हाट लॉजिक वी वांट, ठीक है। दिस इज स्पेशल फंक्शन एंड इट गेट्स कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है, जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे अपन ये एग्जांपल में देखें, ये वाला लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर की मदद से यार हम लोग वैल्यूज डाल सकते हैं उसमें, और कोई भी ऐसा लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हमें करना हो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग क्रिएटेड। तो इस तरीके से इसने क्या किया है, हम पहले सिर्फ न्यू स्टूडेंट और ब्रैकेट लगाते थे, अब यहाँ पे हुई है भाई एक्चुअल वैल्यू। तो इसको कोड लेवल पे देखते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये सबसे पहले देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो इसको आप क्रिएट करो या ना करो एक ही मतलब है, दिस इज बाय डिफॉल्ट गिवन बाय जावा। तो जब भी अपन एक क्लास बनाते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसमें होता ही है। और ये क्या कर रहा है यार, ये कोई भी इनपुट पैरामीटर्स नहीं ले रहा है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ डमी डमी इम्प्लीमेंटेशन की अगर क्रिएट हो रहा है हमें कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट हो रहा है, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो उसमें क्या होगा इस केस में, कि रोल नंबर पे 0 सेट होगा, इसमें नल सेट होगा, और जस्ट बिकॉज मार्क्स में हमने 90 दिया है, तो सबके मार्क्स 90 ही सेट रहेंगे। जैसे हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी अगर क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट 1, चलो इसको नाम से ले लेता हूँ, लेट से एक बंदा है मोड 0, एक बंदा है कुणाल, और एक बंदा है, फिर सबके जो मार्क्स है ना, सबके मार्क्स 90 सेट हो जाएंगे ऐसे में। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ही ब्लूप्रिंट में ही हमने 90 डाल दिया है। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर किसी का रिस्पेक्टिव वैल्यूज, ठीक है, इसके जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज है मैं इसकी क्रिएट करने के टाइम ही दूँ, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक कि स्टूडेंट मॉड 0 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, रोल नंबर, लेट्स से 1, इसमें मेरा नाम है, लेट्स से ये नाम आ गया।
और जो मार्क्स है लेट्स से मैं उसको देखना चाहता हूँ 89। तो ठीक है, जैसे ही मैंने mod 0 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज भी मैं पास कर पा रहा हूँ। तो यार ये कैसे हो रहा है? जस्ट बिकॉज न्यू स्टूडेंट जो है ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, ये पैरामीटर्स पास हो रहे हैं ताकि ये जो mod 0 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिर्फ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके रोल नंबर 1 है, नेम mod 0 है और मार्क्स ये है। अगर मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे इसका रोल नंबर हो गया 2 और इसका नाम हो गया कुणाल, इसके मार्क्स आए हैं जैसे 90। ठीक है, तो यार ये इसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज है। mod 0 को ये नहीं पता कि इसके क्या वैल्यूज है, ना इस ऑब्जेक्ट को पता है कि इस ऑब्जेक्ट 1 के क्या वैल्यू है। सो दीज आर रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसका रोल नंबर 2 है, इसका नेम ये है एंड इसका नेम, इसका मार्क्स 90 है। सो दिस टू आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बट ये सपोर्ट कैसे हो रहा है? हाउ कैन वी पास दिस पैरामीटर्स? इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 है वो रोल नंबर ही है, नेम ही है, मार्क्स है? ठीक है, तो बाइंडिंग देखते हैं यार, हाउ कैन वी बाइंड। तो उसका जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यार देखो हम पहले क्या करते थे, कुछ इस तरीके से करते थे ना, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रोल नंबर ये, उसका नाम डॉट नेम ये, ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स ये। ठीक है, तो यार कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या बोला कि कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट होगा सो वी कैन पास कस्टम लॉजिक। तो यार यही लॉजिक जो हमें सेट करना है ये भी हम पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यार यही चीज करेंगे कि ये कब कॉल होगा, व्हेन द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। बट यार प्रॉब्लम देखो क्या है कि मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल, तो मैं कैसे बताऊंगा कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है? क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि हम ऑब्जेक्ट का नेम, उसके प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू स्टोर करते थे। बट इसके अंदर तो ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं ना कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कि ऑब्जेक्ट का नाम कुणाल है या mod 0 है। इसको यार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यार मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं mod 0 का कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ तो मेरे लॉजिक में क्या जाना चाहिए, mod 0 डॉट रोल इक्वल टू 1, mod 0 डॉट नेम इक्वल टू mod 0 और mod 0 डॉट मार्क्स इक्वल टू 89। तो यार मुझे ये वाला लॉजिक चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, बट जब मैं ये कुणाल ऑब्जेक्ट, लेट्स से इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। सो लेट्स से जब मुझे कुणाल का ऑब्जेक्ट में सेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, कुणाल डॉट रोल इक्वल टू 2, कुणाल डॉट नेम इक्वल टू कुणाल और कुणाल डॉट मार्क्स। तो यार मुझे ना ऑब्जेक्ट के नेम के बाद इस तरीके की चीजें करनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वाला डेटा ला नहीं सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है यार, दिस द सॉल्यूशन इज, ठीक है, दिस एक कीवर्ड है, जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो वो उसको वहां पे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सो दिस जो है इस तरीके से अगर हम लिखते हैं this dot roll equal to 2, नेम इक्वल टू जो भी एंड दिस डॉट मार्क्स, तो ये क्या करेगा ना, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए हम कॉल करेंगे वो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यार रिप्लेस कर देगा। जैसे कुणाल के लिए कुणाल कर देगा, mod 0 के लिए mod 0 कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अपना बन जाएगा कंस्ट्रक्टर का लॉजिक। सो दिस का जो सॉल्यूशन है दैट रेफर्स करेंटली इन्वोक्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस रेफर्स टू करंट इन्वोक्ड ऑब्जेक्ट। और अगर हम mod 0 का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं सो दिस विल बी mod 0 डॉट रोल नंबर। अगर कुणाल का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं सो कुणाल डॉट रोल नंबर। तो ये अपना इंटरनल हैंडल कर लेगा यार, कि जो भी ऑब्जेक्ट के लिए हम कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसी ऑब्जेक्ट को ये यहाँ पे रिप्लेस कर देता है। तो हो गया यार अपना प्रॉब्लम सॉल्व। तो फुल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस तरीके का ये लॉजिक होता है। तो वो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा दिस डॉट रोल नंबर, दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट, और जो हम इनपुट पैरामीटर्स भेज रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये हो रहा है अपना बाइंडिंग, कि ऑब्जेक्ट का रोल नंबर में क्या सेट कर दो जो हमने पैरामीटर पे दिया है। ठीक है, और पैरामीटर में कैसे दे रहे हैं हम लोग, जस्ट लाइक दिस, कि 1 अपना जाएगा रोल नंबर पे, ये जाएगा नेम पे, ये जाएगा मार्क्स पे। तो यहाँ से जो भी पैरामीटर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में सेट हो जाएगा। यार ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और जैसे कि यार हम क्लास बना रहे हैं, क्लास बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रॉपर्टीज और उसके रेस्पेक्टिव फंक्शंस को एक साथ बाइंड करते हैं। तो ये जो है ना, ये दिस फंक्शन विल बी इनसाइड क्लास, वो यहाँ पे कहीं पे सिट करेगा। सो और भी एक टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें
हम इनपुट में पास कर देते हैं पूरा का पूरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और ये जो हमारा करंटली इन्वोक ऑब्जेक्ट होगा उसके नेम पे वो ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके प्रॉपर्टीज को सेट कर देगा। तो एग्जांपल के लिए ये इस तरीके का, हमने एक रैंडम नया नया ऑब्जेक्ट है, न्यू स्टूडेंट में हमने कुणाल, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुणाल ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, और ये ऑब्जेक्ट को हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया। तो कुणाल किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का, इसलिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, अदर्स में कुणाल का रेफरेंस स्टोर होगा, अदर में कुणाल डॉट नेम, कुणाल डॉट रोल नंबर एंड कुणाल डॉट मार्क्स, और ये जो है ये रैंडम हो जाएगा, रैंडम डॉट नेम, रैंडम डॉट रोल नंबर, रैंडम डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से यहाँ की वैल्यू कॉपी होके इसमें आ जाएगी। एंड दिस इज ऑल्सो वन मेथड कि अगर एक स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है और हमें दिस नाम से एक दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो हम इस तरीके से करते हैं कि दिस एंड उसके पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सो दिस विल कॉल द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है यार, तो चलो अब आगे देखते हैं। तो यार अगला कॉन्सेप्ट है ना फाइनल कीवर्ड को ले। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यार। तो यार ये इंटीजर देखो, ये क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इंटीजर तो यार अपना क्लास है, ठीक है, एक रेफरेंस अगर हम लोग को क्रिएट करना होता है फॉर इंटीजर, तो इंटीजर क्लास है, ए ऑब्जेक्ट है, और इसमें डिफरेंस ये है कि ए डॉट करोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, विच इज अ प्री डिफाइंड फंक्शंस जो इंटीजर के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। यार डिफरेंस ये है कि अगर इंट ए इक्वल टू 10 करता हूँ तो ये स्टोर होता है स्टैक में, बट जो कि ये एक रेफरेंस है, दिस इज अ क्लास ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ पे होगा यार, ये हीप में स्टोर, ये होता था स्टैक में। तो अभी मेन बात ये है कि इंटीजर ए अपन इनिशियलाइज किए 10, बी को किए 20, और अपन ने ना ये स्वैप फंक्शन कॉल कर दिया, और ये स्वैप फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन इधर है। तो भाई अब हम लोग को पता है कि इंटीजर क्लास है एंड ए भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डायरेक्ट रेफरेंस जाएगा, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस, मतलब एड्रेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे स्वैप करता हूँ डायरेक्टली एड्रेस पे, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है यार, कि ये स्वैप हो जाना चाहिए, ए 20 पे हो जाना चाहिए, बी 10 पे, बट ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है, जो अपन आउटपुट प्रिंट करेंगे ये चेंज ही नहीं हो रहा है, इवन दो ये कॉल बाय रेफरेंस है, बट स्टिल। तो इसका रीजन क्या है यार, तो इसका रीजन है जो इंटीजर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें लगा हुआ है फाइनल। तो यार फाइनल क्या है ना, it is used to create constant, ठीक है, फाइनल इज यूज टू मेक कांस्टेंट टू प्रिवेंट कंटेंट मॉडिफिकेशन, इसलिए जब हम स्वैप कर रहे थे तो इसका कंटेंट मॉडिफिकेशन इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू द फाइनल कीवर्ड, तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। तो फाइनल कीवर्ड अगर नॉर्मल वेरिएबल्स या प्रिमिटिव्स पे यूज होता है तो इसका जो ये हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल विल नॉट बी मॉडिफाइड, और अगर हम इसको बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते तो डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हमें इस पे वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे दो डिफरेंस है, अगर फाइनल अपन यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिमिटिव तो इसकी वैल्यू हो जाती है अनचेंजेबल, इट इज इट इज कांस्टेंट। अगर हम उसको रेफरेंस क्लास ऑब्जेक्ट के टर्म्स में यूज करेंगे, जस्ट लाइक ये वाला एग्जांपल, तो यार उसके अंदर की वैल्यू जरूर चेंज हो सकती है इवन इफ इट इज फाइनल, बट री असाइनमेंट नहीं होगा। लेट मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये जैसे कि है प्रिमिटिव इंट बोनस 2, तो हम इसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, या अगर हम बोनस प्लस प्लस भी करेंगे तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज इसका वैल्यू प्रिमिटिव के लिए क्या हो जाता है, स्टिक, है ना, ये कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन बात ये है कि अगर हम क्लास के फॉर्म में यूज करें, इफ इट इज अ रेफरेंस, तो जैसे कुणाल ऑब्जेक्ट जो था अपना स्टूडेंट टाइप, तो इसके इंटरनल जो प्रॉपर्टी है विच इज रोल नंबर नेम और मार्क्स, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकते हैं, बट इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है, जस्ट लाइक ये एग्जांपल है अपना कि दिस इज अलाउड, कुणाल डॉट नेम को चेंज कर दिया, बट कोई एक नया ऑब्जेक्ट है ना, रेफरेंस को अपन चेंज नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं, जैसे ये अपना स्टैक है और ये अपना हीप है, तो जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, यहाँ पे स्टोर होगा कुणाल का रेफरेंस, और यहाँ पे होगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट इज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और ये इसको इस तरीके से पॉइंट करेगा, और इसके अंदर वैल्यूज होंगे रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। तो जो फाइनल है ना, जो फाइनल कीवर्ड है वो इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है, रेफरेंस पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, ये जो रेफरेंस है ये रेफरेंस कांस्टेंट होता है, ये वाला रेफरेंस कैन नॉट बी
मॉडिफाइड, बट इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं डेट इन अवर केस रोल नंबर नेम और मार्क्स, उसके अंदर उसका कोई कंट्रोल नहीं है फाइनल का, ये वाले फाइनल का, राइट। तो इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकते हैं, जो ये रेफरेंस है वो चेंज नहीं हो सकता। और उसका एग्जांपल है, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट अपन अगर न्यू ए करते हैं तो इस रेफरेंस को, अगर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ये रेफरेंस को चेंज होना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये अलाउड नहीं था। फिर इसके बाद देखते हैं कि गार्बेज कलेक्टर का एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आने वाली वीडियोस में मैं इसका इंटरनल एल्गोरिदम डिस्कस करूंगा, डेट इज मार्क एंड स्वीप एल्गोरिदम, ठीक है, इट इज द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, तो ये अपन डिटेल में देखेंगे, ओल्ड जनरेशन, इडन स्पेस वगैरह वगैरह। अभी क्या करता है कि गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके पास एक रेफरेंस है, ठीक है, एक यूजफुल रेफरेंस है जो ए यूज कर रहा है, बट ये वाला ऑब्जेक्ट को देखो, इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है, इसको कोई यूज नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये फालतू में मेमोरी खा रहा है, राइट। तो यही गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो जहां भी आपका ऑब्जेक्ट, या जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट S1 कर दिया आपने और कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन नहीं किया, तो क्या इसका कोई रेफरेंस बनेगा, नहीं बनेगा, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट बना, डेट इज लेट्स से स्टूडेंट 2, बट इसका जो रेफरेंस है वी हैव डिलीटेड दैट रेफरेंस, ये लेट्स से ए जो था पहले वो S2 को पॉइंट करता था, बट हमने न्यू इनिशियलाइज कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट जो कि S3, तो अब इसका जो रेफरेंस है, ये ओल्ड रेफरेंस है, ये डिलीट हो जाएगा, राइट। तो अब जबकि इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा, दिस विल बी पिक्ड अप बाय द गार्बेज कलेक्टर टू फ्री अप मेमोरी, क्योंकि इसका तो कोई यूज नहीं है। इफ वी वांट गार्बेज कलेक्टर टू रन प्रोग्रामेटिकली, तो उसके लिए अपन को दिया गया था फाइनलाइज मेथड, और इस मेथड में ये होता है कि जब भी अपना गार्बेज कलेक्टर हमारे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने वाला हो, ठीक है, अभी डिलीट किया नहीं है बट इट इज गोइंग टू डिलीट, तो इस क्लास के इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग ये लॉजिक दे सकते हैं कि ऐसा क्या लॉजिक रन हो व्हेन व्हेन इट्स अबाउट टू डिलीट, ठीक है। तो फाइनलाइज मेथड से अपन ये बता सकते थे व्हाट टू डू व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वो प्रोग्रामेटिकली हम गार्बेज कलेक्टर को कॉल नहीं कर रहे हैं, दिस इज जस्ट कि अगर गार्बेज कलेक्टर हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट करने वाला है तो कौन सा लॉजिक हमें रन करना है। हाँ, बट अगर हमें प्रोग्रामेटिकली गार्बेज कलेक्टर को ट्रिगर करना है तो उसका एक कमांड होता है, दैट इज system.gc, ठीक है। तो ये कॉल करता है क्या, गार्बेज कलेक्टर, बट दिस इज नॉट गारंटी, ठीक है। ये जस्ट एक रिक्वेस्ट जाता है गार्बेज कलेक्टर को, आई मीन सॉरी नॉट गार्बेज कलेक्टर, ये रिक्वेस्ट जाता है जेवीएम को, और ये उसके ऊपर है प्रॉपर डिसीजन कि उसको गार्बेज कलेक्टर रन करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। तो यार जैसे कुणाल की भी वीडियो में था, ही वॉज यूजिंग फाइनलाइज मेथड, बट वो मेथड अब डिप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है। सो इट इज डिप्रिशिएटेड नाउ एंड इट वाज अनरिलायबल, ठीक है। तो अब जो मॉडर्न जावा है उसमें क्या क्या आ गया है, ट्राई विथ रिसोर्सेज। सो इंस्टेड ऑफ फाइनलाइज हम लोग ट्राई विथ रिसोर्सेज करते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रिसोर्स है अपना फाइल स्ट्रीम, ठीक है, तो इसको क्लोज करना हमारी जिम्मेदारी है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपन क्लोज कर सकते हैं, वो कैसे, कि अपन उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लगा दिया, यहाँ पे यूज कर लिया, एंड जब भी ये ब्लॉक एग्जिट होगा, ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली रिलीज द रिसोर्स, ठीक है, वो अपने आप क्लोज कर देगा। दिस इज व्हाट मॉडर्न जावा इज प्रोवाइडिंग अस। सेकंड और एक चीज होता है यार, दैट इज ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस, कि अगर आपका जो भी क्लास है, लेट्स से स्टूडेंट क्लास था, अगर वो एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है ऑटो क्लोजेबल, तो हम ये वाला क्लोज फंक्शन ओवरराइड कर सकते हैं और यहाँ पे अपना कस्टम लॉजिक दे सकते हैं। तो जब भी अपने को फाइनलाइज का अल्टरनेटिव देखना है तो वी कैन यूज दिस और दिस, ठीक है। तो ये इंटरफेस, इम्प्लीमेंट, इनहेरिटेंस, ये सब अपन आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो इसके बाद आगे के उप्स कॉन्सेप्ट कवर करेंगे यार, सो या स्टे ट्यून्ड।